हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आज मेरा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 2026 जो 12th का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए कि 12th में शॉर्ट टाइम में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को कैसे रिवीजन कर लें, उसके जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कैसे देख लें, इसको आज हम बता रहे हैं जो कि आपका आगे पेपर में आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बता करके रिवीजन करवा दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आप देखिए। सबसे पहले आता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बहुत ज्यादा इसकी थ्योरी के पीछे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन सब के पीछे हम नहीं जाएंगे, ये हमारे वीडियो में पढ़ा हुआ है। अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बेटा क्या पूछता है। आप बोर्ड में देखेंगे पूछता है गिव आइदर टू प्रॉपर्टी आइदर थ्री प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेटा क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा देख लो। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट which shows the deficiency or accessibility of free electrons on the object। किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को बताता है। इलेक्ट्रिक चार्ज सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव आयन बनते हैं, और अगर कमी है डिफिशियंसी है यानी उसने त्याग दिया है तो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बोर्ड में बेटा पूछता है कि गिव आइदर टू प्रॉपर्टीज या थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी दिया है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप एडिटिव नेचर बोलिए, या एडिटिव नेचर है तो भाई सब्ट्रैक्टिव भी है, आप उसको कहिए कि स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि स्केलर में एडिटिव और हमारा सब्ट्रैक्टिव दोनों आ जाएगा। तो चार्ज के प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टी को देख लें और थोड़ा थोड़ा तुमको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा कि एडिटिव नेचर ऑफ यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेटे क्या क्या प्रॉपर्टी आएंगे? तो फर्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या कह सकते हो स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के स्केलर प्रॉपर्टी। तो इसमें आप एक लाइन लिख दीजिए कि चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक अलजेब्रिक थॉट बिकॉज इट इज स्केलर इन नेचर। चार्ज बेटा स्केलर इन नेचर होता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस का। ठीक है, दूसरा बेटा इसका नेचर क्या आ जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या आएगा? तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख ले कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोर्ड में इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब charge is transferred from one substance to another substance is in integral multiple of electric charge। Charge is transferred from one substance to another substance is in integral multiple।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलिए या इलेक्ट्रिक चार्ज कर दीजिए उसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलिए, थोड़ा और अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, यानी Q जब भी आएगा ये प्लस माइनस Ne होगा। प्लस का मतलब किसी सब्सटेंस ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है और माइनस का मतलब कि किसी ने ग्रहण किया है, इसीलिए प्लस माइनस बोले हैं। जहां n क्या होगा बेटा, n जब भी होगा 1 2 3 4 एक्स्ट्रा, यानी जब भी एक सब्सटेंस से दूसरे में जाएगा तो E के बराबर जाएगा, 2E जाएगा, 3E जाएगा, 4E जाएगा, कभी E/2 3/2 5E/2 7E/2 ऐसे नहीं होगा, या 7E/3 फैक्टर फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी होगा E के फॉर्म में होगा। तो E कितना है यहाँ पर, E तुम्हारा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। चार्ज का यूनिट बेटा इलेक्ट्रो, चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। और तीसरा एक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक एक लाइन इसमें एक्सप्लेन करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां हमने क्वांटाइजेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पे न्यूमेरिकल भी है, हमने थोड़ा लिख भी दिया है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अगर हम दो सब्सटेंस को रगड़ते हैं तो अगर एक में जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और जिसका अधिक होगा वो लेगा। तो एक सब्सटेंस में जितना चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना कम हो जाता है दूसरे में उतना बढ़ जाता है, यानी चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी प्रोड्यूस, जस्ट लाइक लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आप ये इतना ही लिख दीजिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कि चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी प्रोड्यूस, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। चाहे रबिंग के द्वारा कीजिए, चाहे इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा कीजिए। आप हमारे अदर वीडियो में देखेंगे, हमने बताया चार्ज को कैसे, किसी सब्सटेंस को कैसे पॉजिटिव करते हैं, कैसे नेगेटिव करते हैं। तो ये आपको हमने दिखाया हुआ है। अभी आप इतना ही बोर्ड पे लिख दीजिएगा कि चार्ज ओबेज द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन जस्ट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ये कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। एक और इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए कि चार्ज जो होता है, चार्ज का नेचर क्या होता है। देखो मास वेरिएबल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा है तो मास उसका बढ़ जाएगा। आइंस्टीन ने बोला है m = m0/√1 - v²/c², तो वो वेरिएंट है, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज इज always invariant in nature, invariant in nature, यानी कितना भी ज्यादा स्पीड हो जाए सब्सटेंस का, चार्ज उस पर कांस्टेंट रहेगा। यानी स्पीड कम हो या ज्यादा हो, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इस तरह हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के चार प्रॉपर्टी आपको बता दिए। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, it can be added and subtracted just like algebraic form, quantization of electric charge, conservation of electric charge, and charge is always, इसमें एक लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसमें कुछ नहीं, आप इतना ही लिख दीजिए, चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट इन नेचर। यानी ऑब्जेक्ट चाहे स्थिर हो, चाहे मूव कर रहा हो, चाहे कितना भी ज्यादा स्पीड हो, लाइट के बराबर स्पीड हो, लेकिन चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये इनवेरिएंट होता है, जबकि मास वेरिएंट होता है। ठीक है, इस तरह चार्ज के नेचर को हमने बेटा देख लिया है। अब इसके बाद जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, गिव आइदर 2 प्रॉपर्टी, तो आपने 4 प्रॉपर्टी बता दिया है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी के एग्जांपल वाला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में जब भी पूछेगा यही क्वेश्चन उठा करके आपको देंगे। इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी
एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकंड जा रहा है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो तुम पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम देखो क्या कर रहा है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। बेटा आई क्या होता है, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। आई क्या होता है, क्यू वाई टी, ये हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। क्यू अभी क्या बताया तुमको, एन इंटू ई प्लस माइनस, तो बताइए अगर जा रहा है तो प्लस या माइनस, आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। एन ई अपॉन टी, एन कितना दिया है 10 पावर 9, कितना दिया है 10 पावर 9। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये बोर्ड में दिया रहेगा, वैसे जनरल चीज है पर सेकंड। तो यहां से हमारा बेटा क्या आ गया, आई हमारा आ गया 1.6 इंटू 10 पावर 10, ये हमारा आई आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, इतना एम्पियर हो गया, कूलम पर सेकेंड यानी एम्पियर। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब फर्दर तुम अप्लाई कर दो, फर्दर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब Q कितना कह रहा है, रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, हाउ मच टाइम, तो 1 कूलम का चार्ज। I तुमने कितना निकाला है 1.6 इंटू 10 पावर 10 माइनस 10, कितना टाइम लेगा, यदि तुमसे यहाँ T पूछा जा रहा है तो देखो बेटा T कितना आ गया, T इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 यानी 10 पावर माइनस 10 है, ऊपर चला जाएगा प्लस 10 अपॉन 16, यानी ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 100 इंटू 10 पावर 9 कर दीजिए अपॉन 16, यानी हमारा कितना आ गया, T इज इक्वल टू 6.25 10 पावर 9 सेकेंड। ये हमारा हो गया टाइम, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इस तरह आप चार्ज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गिव आइदर 2 या 3 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस पर क्वेश्चन अगर कभी आता है तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस रखें, जब भी आएगा यही आएगा। अभी आपको इंपॉर्टेंट के उद्देश्य से ही पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग बेटा चार्ज के जो यूनिट हैं वो आपका अभी तो आप जानते रहिए, सीजीएस सॉरी एसआई यूनिट होता है कूलम, ये एम्पियर, चार्ज का कूलम हो गया, करंट का एम्पियर हो गया। उसी तरह तुम्हारा सीजीएस यूनिट में हो जाता है स्टैट कूलम, और स्टैट एम्पियर हो जाएगा करंट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है एफ कूलम होता है, वहाँ एफ एम्पियर होता है। ये सब हालांकि पूछेंगे नहीं आपको, ये हमारे आप विस्तृत जो वीडियो दिया गया उसमें आप देख सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक है कूलम्स लॉ है, चार्ज पर उतना सफिशिएंट। कूलम्स लॉ आपको देखना होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में न्यूटन्स लॉ होता है, वहाँ यहाँ कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ को देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज कूलम्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म बताइए। तब कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये आप जानते रहिए क्या चीज है, इलेक्ट्रो, ये आपको लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, हमेशा 2 चार्जेस के बीच, 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the charges, product of the charges, and inversely proportional to, and inversely proportional to square of the distance between them। तो क्या जाएगा
ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा क्या है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ये मान लो तुम्हारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, एक A पॉइंट पर है, एक B पॉइंट पर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। डिटेल में जैसा हम बताए हुए हैं, बोर्ड पे आपको इतना लिखना है, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या चीज है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ऑफ वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। कैपिटल के लिखिए चाहे एप्सिलॉन आर कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, F कितना आ जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। लेकिन आपको एयर या वैक्यूम न्यूमेरिकल लगाना है, तो फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, उसका वैल्यू 1 आता है। आपको हमने विस्तार से इसको बताया हुआ है अपने वीडियो में, आप बोर्ड के लिए देखिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो F कितना आ जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब ये एप्सिलॉन क्या चीज है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसका वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर² आता है। इसका वैल्यू रखेंगे, पाई का रखेंगे, 4 का रखेंगे और डिवाइड करेंगे, तो बेटा F हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। हमारा न्यूमेरिकल बेटा इसी पर समझेगा। अगर तुमको बोर्ड में पूछता है व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, तो आप ये लॉ इस ढंग से लिख के बता देंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। आपको हमने लिख दिया है, एयर में ही आपका न्यूमेरिकल लगेगा। आप ये फार्मूला याद रखिए। यहां से एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि जब भी हमको मीडियम में निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, FR आ जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम F एयर अपॉन F मीडियम करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। आप नोट बना करके समझ सकते हो, एक फार्मूला आएगा जिसपे बोर्ड में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि जब भी हम निकालेंगे कि F एयर अपॉन F मीडियम, तो कितना आ जाएगा, देखो F मीडियम आ जाएगा F0/K, यानी हमारा K कितना आ जाएगा, K या उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन R। कैपिटल K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, तो K या K बोलिए या एप्सिलॉन R बोलिए। ये कितना आ जाएगा बेटा, F एयर, क्या फार्मूला याद रखेंगे, अपॉन F मीडियम। और एक और याद रखिएगा कि एप्सिलॉन R क्या होता है, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे और एक ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको हम बता दिए, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको देखने को आता है इस टाइप का न्यूमेरिकल। 1 नंबर के क्वेश्चन आपका बनते हैं कि एप्सिलॉन R F एयर अपॉन F मीडियम, यानी F एयर अपॉन F मीडियम एप्सिलॉन R हो जाएगा, और एप्सिलॉन R एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर हमको करना है कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आप देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहां हम देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटा क्या आएगा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहां पहले 3 डायमेंशन का एक आप फिगर बना लीजिए कि x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस हो गया, ये x है। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है हमारा, एक हमारा Q2 है। अब अगर हम मान लें कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यानी वहां एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा।
और यदि हम इसके अपोजिट मान लें, दोनों में से कोई भी मान के कर सकते हो, इसीलिए हमने दोनों को एक बार दिखा दिया है। देखिए Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या ये भी नेगेटिव, Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। फिगर में थोड़ा चेंजिंग आएगा, पहले दिन के सेंटरों को आप गिराइए, ये Q1 का सेंटर Q2 का सेंटर। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो Q1 के सेंटर को Q2 का सेंटर इधर भगाएगा और Q1 के सेंटर को Q2 का सेंटर इधर भगाएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं F1 ड्यू टू 2, इसको क्या बोलेंगे F1 ड्यू टू 1। ठीक है, ये A पर है और ये B पर है। ठीक है, इसका अलग पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 आ रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमको, क्योंकि पोजीशन वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछता है। ये हमने देख लिया। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, F12 लिखेंगे तो बेटा F12 क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में तुमको करना है, स्मॉल k ले लो, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर पर। अब देखो यहाँ पर तुम कि R12 F12 का डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 की ओर, तो यूनिट वेक्टर बेटा तुम पढ़ चुके हो, R21 कैप कर दीजिए। अब इसी को आगे देखो या करके तुम लिख सकते हो कि F12, अब यहाँ देख रहे हो कि R12 बोले चाहे R21 बोले वो R के इक्वल होगा। इसको हम क्या लिख देंगे, स्मॉल k Q1 इंटू वेक्टर फॉर्म में Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, इसको लिख देंगे R21 वेक्टर अपान R। हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, F12 आ गया स्मॉल k Q1 इंटू Q2 अपान R क्यूब R21 वेक्टर। ये हो गया। अब इसी को देखो, अगर हमको F21 लिखना है तो सिमिलरली करके, सिमिलरली F21 ये वेक्टर फॉर्म है, F21 बेटा क्या आ जाएगा, स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपान R क्यूब और R12 वेक्टर। इस तरह कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म, आप ये कर ले जाए। इस तरह आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इस पे क्वेश्चन देखिए आप कूलम्स लॉ पे कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10 power minus 7 कूलम एंड 3 into 10 power minus 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। जब भी क्वेश्चन आएगा, जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं बेटा वो कठिन नहीं होता है, कॉन्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तुमको पूछेगा व्हाट इज कूलम्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार व्हाट इज कूलम्स लॉ, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटी सी। तो आप जब भी पूछेगा कूलम्स लॉ का ऐसे ही क्वेश्चन देगा, कठिन क्वेश्चन आपको नहीं आना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ, अगर सोल्यूशन इसका हम देखें एकदम आसान है, F इज इक्वल, वो बोल ही नहीं रहा है मीडियम, आपको जितना न्यूमेरिकल लगेगा सब एयर में लगेगा। तो क्या आ जाएगा, 9 into 10 power 9, Q1 कितना है 2 into 9 into 10 power 9, Q1 तुम्हारा है 2 into 10 power minus 7, तो लिख दीजिए 2 into 10 power minus 7। Q2 कितना है 3 into 10 power minus 7। ठीक है, केवल वैल्यू पूछ रहा है। डिस्टेंस उनके बीच कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में करेंगे। सारा चीज बेटा तुमको एसआई में रखना है। सेंटीमीटर में डिस्टेंस है तो मीटर में कीजिए, यानी 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये देखिए कितना आ गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 9 है यानी 54। अब इसको कटपिट कर दीजिए, थोड़ा बहुत कटेगा तो देखिए ये आ गया 9 into 10 पावर माइनस 7, वहां भी ये भी माइनस 7 है, 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा, प्लस 9 है तो कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 5। ये हो गया 2 into 3 अपान, ये कितना आ जाएगा 3 into 10 पावर माइनस 1, 3 into 10 पावर माइनस 1 यानी 9 into 10 पावर माइनस 2, 3 into 10 पावर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 पावर माइनस 1, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ, 10 पावर माइनस 2, 9 को काट दीजिए, ये कितना हमारा बेटा आ गया 6 into 10 पावर माइनस 5 है, माइनस 2 है, माइनस 3 हो जाएगा। इतना न्यूटन का जो है फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरह कूलम्स लॉ पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं समझ रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पूरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कायदे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जब आपको हम देंगे, क्योंकि टाइम अब कम है और पीछे मैं नहीं दे पाया हूं, आपके संपर्क में नहीं था, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हमारा वीडियो कल तक आ जाए। उसमें आपको हम इंपॉर्टेंट केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक का वो बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बेटा देखिए। नेक्स्ट
अब टॉपिक को हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन एराइज करता ही करता है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, नाम ही है डाई मतलब पोल, जिसके दो पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर विस्तार का वीडियो आप देख सकते हैं हमारा, लेकिन इसमें देखिए बोर्ड के उद्देश्य, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस व्हिच आर सिचुएटेड एट द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फिर पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपको पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको यही लिखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर सिचुएटेड एट द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, इज ए सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges, two equal and opposite, two equal and opposite point charges which are situated at the very small which are situated at the very small distance। जब भी बनेगा इसके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अभी बोर्ड के उद्देश्य से केवल देखिए इसके एग्जाम्पल बेटा क्या क्या आ जाएगा, HCl, H2O, NH3। बोर्ड में कभी कभी पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, गिव इट्स टू एग्जाम्पल, HCl, H2O, NH3 या वन एग्जाम्पल, तो आप ये कर देंगे। अब इसमें एक चीज बेटा आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब ये दो, जैसे HCl एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, H2O एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, H प्लस OH माइनस, तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये मान लीजिए आपका माइनस Q है, तो माइनस Q और प्लस Q के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये मान लीजिए यहां पर क्या माना जाता है बेटा 2L, क्योंकि सेंटर से L और सेंटर से L। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ 2L है, क्योंकि ये सेंटर हम लोग मानते हैं। जब भी शेयरिंग होता है चार्ज सेंटर में रहता है। अब ये अलग बात है कि जिसकी पॉजिटिविटी अधिक होता है उसके तरफ शेयरिंग चार्ज खिंच जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उतना यहाँ नहीं चलना है। ये हमारा AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें दो पोल है, माइनस Q और प्लस Q, सेंटर से L यानी 2L हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q। अब इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ कोई एक चार्ज, आइदर वन ऑफ द चार्जेस एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या आ जाएगा, इसको बेटा P से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द चार्जेस एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या आ जाएगा बेटा, कोई एक चार्ज और उनके बीच, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ। याद रखिएगा 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर। लड़के क्या करते हैं, क्यों 2 into 3 कर देते हैं ना, वो 3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर या 3 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 2L। यहाँ 2L लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप 2L का वैल्यू वो रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ चूंकि वेक्टर साइन दिए है तो डायरेक्शन क्या होता है, माइनस Q टू प्लस Q। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट क्या डायरेक्शन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन जब भी होता है क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भागता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज की, तो उसके मोशन के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसका यूनिट देख लीजिए, तो यूनिट होता है बेटा कूलम इंटू मीटर, ऐसा यूनिट है कूलम इंटू मीटर।
आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा आता है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। अब ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा माइनस क्यू पर इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और प्लस क्यू पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। ये डाइपोल का जो है डायरेक्शन। अब होगा क्या, क्योंकि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क कब लगता है, जबकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी सिस्टम पर लगे और उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेंगे तो कोई टॉर्क नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगेंगे वो ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड में घूमेगा, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट करना शुरू करेगा। तो जो टॉर्क लगेगा बेटा, वो टॉर्क क्या होता है, आइदर वन ऑफ द फोर्स, तो कोई एक फोर्स ले लो और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस हमको चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, इसका ये। तो अगर ये लेंथ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का 12 मान ले रहे हैं, फील्ड से एंगल थीटा है, तो बेटा ये 12 है, ये थीटा है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, यानी 12 साइन थीटा। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो क्या आ जाएगा, क्यूई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 2l साइन थीटा। तो कितना आ गया, अब देखो पूरे इस लेसन में q और l जहां जहां आएगा उसको q इंटू 12 लिख देंगे, क्योंकि q इंटू 12 क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारा कितना हो गया बेटा, Pe साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म बेटा तुमको जानना जरूरी है, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा टॉर्क का। तो देखिए किधर लग रहा है, तुम यहां देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तुम्हारे सामने है, यही ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा इधर हो गया, ये हमारा P हो गया, E तुम्हारे सामने है प्लेन ऑफ द पेपर पर, लेफ्ट टू राइट है, ये एंगल थीटा है। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते, A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो क्योंकि डाइपोल ऐसे घूम रहा है, देखिए P क्रॉस E कहां गया, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, यानी तुम्हारे पेपर में तुम लोग बोर्ड में क्या लिख सकते हो डायरेक्शन के लिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारा बेटा टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्रूल जो हमने क्रूल्ड किया है, देखिए A क्रॉस B, तो ये हमारा यहाँ टॉर्क बन रहा है, वेक्टर फॉर्म है। तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन, P क्रॉस E। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा, P क्रॉस E। ये हमारा एक इसका वेक्टर फॉर्म है। क्या चीज है इसका, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो आप ये जानते रहिए, इस तरह हम लोग बेटा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर न्यूमेरिकल है, लेकिन ये प्रूफ आपके पूछे भी जा सकते, नहीं भी पूछे जा सकते, इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने एक झटके में आपको बता दिया है। आप देख लीजिए
उसी तरह वर्क डन टू रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रोटेशनल मोशन है, वर्क डन तुमको निकालना है, तुम दिमाग में सेट कर लो क्या करेंगे बेटा। लीनियर मोशन में होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एक्स या एफ डी एस का इंडिकेशन करते हो। रोटेशनल मोशन में बेटा क्या हो जाता है, एफ के स्थान पे टाउ आ जाता है, डी एस के स्थान पर डी थीटा आ जाता है। कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब तुम देखो टाउ का वैल्यू पुट कर दो, टाउ अभी जस्ट तुम निकाले हो पी ई साइन थीटा डी थीटा कर दीजिए, कहां से कहां तक। शुरुआत में डाइपोल मान लो फील्ड से थीटा 1 एंगल बना रहा है, बाद में थीटा 2 बना रहा है, तो लीनियर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कर देंगे। ये बेटा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक होगा बेटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है। ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है। तो बेटा कितना आ गया, पी ई एक बार रखेंगे माइनस कास थीटा 2 माइनस माइनस कास थीटा, हायर लिमिट माइनस यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा ये आ जाएगा पी ई ब्रैकेट में कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। इस तरह हमारा वर्क डन टू रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला क्या आ गया, पी ई ब्रैकेट में कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ कंडीशन एक आप समझ सकते हो कभी कभी देता है कि फील्ड से 60 घुमा दिया गया, तो फील्ड से 60 घुमा दिया गया है, लोअर लिमिट थीटा का कितना है 0 डिग्री, एंड अपर लिमिट अगर हम मान लें कि कहाँ घुमाया गया, तो थीटा 2 को अगर हम थीटा मान लें, तो उस स्थिति में हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा W क्या बनेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई, W कितना हो जाएगा हमारा, W हमारा बेटा उस स्थिति में हो जाएगा पी ई ब्रैकेट में कास 0 कितना होता है 1 माइनस कास थीटा 2 यानी कास थीटा। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए। ये वर्क डन टू रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि बोर्ड में पूछता है तो 2 नंबर का पूछेगा आपको कुछ नहीं सोचना है। वहां एफ डी एस होता है लीनियर मोशन में, यहाँ टाउ डी थीटा होगा, एफ के स्थान पर जो लीनियर मोशन में फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन में टाउ होता है, यानी यहाँ पर जो है टॉर्क है, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 आपके सामने 2 नंबर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें बेटा, एक साथ हम उस न्यूमेरिकल को देखेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल अभी तत्काल बताना ठीक नहीं है। एक साथ आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आगे बताएंगे, अभी आप ये रिवीजन कर लीजिए मेरे सामने। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ आते हैं कि प्रूव दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल U is equal to minus P cos theta also explain the stable and unstable equilibrium। 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के, देखिए आप क्या करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा, आप करोगे क्या, वर्क डन टू रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप करोगे क्या, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको पूरा इसको क्लियर करने के लिए चाहिए कि इसको जो हम और स्पष्ट क्यों 92 थीटा तक किए हैं, तो आप हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो है वीडियो को देखिए, उसमें हमने एकदम स्पष्ट बताया है। लेकिन अभी आप समझिए, बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है, वही टाउ डी थीटा का टू इंटीग्रेशन को, यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 लेते थे, यहाँ 92 थीटा लेंगे। क्या लेंगे बेटा, 90 डिग्री टू थीटा लेंगे। तुम कहोगे 92 थीटा से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है डाइपोल का फील्ड से परपेंडिकुलर पोजीशन, वो 0 एनर्जी पोजीशन होता है। उस स्थिति में डाइपोल के पास कोई एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर फील्ड के लाते हैं तो जितना कार्य एक्सटर्नल एजेंट करेगा उतना ही वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। जितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सेम वर्क डन तुमको प्राप्त भी हो जाएगा। तो नेट वर्क डन 0 हो जाता है, नेट पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रूफ आता है, तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे 92 थीटा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, हमने इंटीग्रेशन किया 90 डिग्री टू थीटा। अब देखो पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अभी जस्ट हम लोग किए हैं, माइनस कास थीटा, थीटा 92 थीटा। क्या करेंगे बेटा, 92 थीटा, ये 90 डिग्री टू थीटा करेंगे। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, पीई, आप बोर्ड में एक के नीचे एक करते चले जाइएगा,
पी यानी माइनस कास थीटा, अब माइनस कास 90, माइनस कास थीटा और माइनस कास 90। कास 90 बेटा 0 डिग्री होता है, 0 हो जाएगा, यानी हमारा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा कितना आ गया, माइनस पीई कास थीटा, माइनस पीई कास थीटा। चलिए एक बार उसको हम कर देते हैं, आपको कि दिमाग में क्यों आएगा कि सर ने बताया नहीं उस चीज को, तो मैं एक बार आपको कर दे रहा हूं। कितना आएगा, पीई तो है ही, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस कास थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 0। हमारा ये कितना आ गया, माइनस पीई कास थीटा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, माइनस पीई कास थीटा। अब बोर्ड में पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस पी कास थीटा। हमने क्या किया, टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन किया, टाउ का वैल्यू रख दिया, इंटीग्रेशन किया, आपके सामने है, एकदम आसान है। अब पूछेगा एक्सप्लेन द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम को भी हमने अलग से एक्सप्लेन किया है, यहां बोर्ड के उद्देश्य से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम मिनिमम होगा। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहां कंडीशन दे रहे हैं, केस फर्स्ट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा 0 है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो यू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस पीई कास 0 डिग्री, यानी माइनस पीई, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यानी इट इंप्लाइज हमारा यू कितना आ गया, माइनस पीई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी इट इंप्लाइज दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। जब भी डायपोल फील्ड के एलोंग होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब केस सेकंड देख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कास थीटा का वैल्यू जब मिनिमम रखेंगे तो यू मैक्सिमम हो जाएगा, और जब मैक्सिमम रखेंगे तो यू मिनिमम होगा। कास थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जो 0 डिग्री का। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इंप्लाइज डाइपो, पूरा नहीं लिखा है आप समझिए, डाइपो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस यू कितना आ जाएगा बेटा, यू यहां मिनिमम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी यू मैक्सिमम हो जाएगा, यू यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, देखो क्यों हो जाएगा, माइनस पी और कास थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, यहां देखिए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस पी कास 180, 180 डिग्री हो गया। कास 180 -1 होता है, कास 180 क्या होता है, -1, तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस पीई, ये यू मैक्सिमम हो गया। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो स्टेबल, ये 3 नंबर का आपका हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं एक पेज पे हमने कर दिया, बोर्ड पे आप कीजिएगा 2 पेज में इसको एक के नीचे एक करके। तो पहले तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन किए, 90 टू थीटा लेना, आप रट डालो, बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है कि जब भी पूछेगा
he proved that the potential energy of electric dipole minus p cos theta, तो tau d theta का इंटीग्रेशन करेंगे 92 थीटा लेंगे और स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा यानी डाइपोल फील्ड के एलोंग होगा, अनस्टेबल तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा जब डाइपोल फील्ड के अपोजिट होगा। अब देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर फील्ड और राडान पर फील्ड, थीटा एंगल पर फील्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएगा। वो कंपटीशन के लिए हम लोग बताते हैं, उस आधार पे आप 60 पे 30 पे 45 पे कभी भी निकाल लोगे। तभी तो हमको बोर्ड देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनमें देखिए एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण फील्ड एक्सियल पोजीशन पर बेटा क्या होगा। ये हमारा डाइपोल है, ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये डायरेक्शन है, ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। लेंथ कितना लेते हैं हम लोग बेटा 12 लेंथ लेते हैं। हमको निकालना है डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर बेटा ये सेंट्रल कंजर्वेटिव फील्ड और सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब भी हम डिस्टेंस लेंगे कहां से लेंगे, डाइपोल के सेंटर से लेंगे। यहां हमको पी पॉइंट पर मान लीजिए निकालना है। अब देखो तुम प्लस क्यू चार्ज के कारण जहां निकालना होता है वहां क्यू नॉट मानते हैं, प्लस क्यू क्या करेगा बेटा रिपेल करेगा, तो प्लस क्यू के कारण फील्ड क्या आ जाएगा रिपेल करेगा, यानी ये डायरेक्शन इवन। माइनस क्यू के कारण अगर हम मान लेते हैं क्या होगा अट्रैक्ट करेगा, यानी डाइपोल का फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा। ये हमारा E2 हो गया। अब तुम खुद देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बेटा लिखेंगे नहीं, तुमको रिवीजन करवा रहे हैं। तुम लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू एट पॉइंट P, कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल चार्ज प्लस प्लस क्यू के कारण लीजिए क्या आया E1। बेटा E1 कितना होगा स्मॉल की यही रखो Q बाय आर स्क्वायर, आर कितना आ जाएगा आर मतलब डिस्टेंस यानी बीपी स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा ये डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। और यहां से डिस्टेंस बेटा क्या आ जाएगा आर प्लस एल, ये आपको जानना है। क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन लिख दो, डायरेक्शन किधर आ रहा है एलोंग ओपी, रिपेल करेगा प्लस क्यू क्यू नॉट को। अब इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल चार्ज माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल चार्ज माइनस। अब माइनस क्यू के कारण E2 मान लेंगे बेटा, E2 कितना आ जाएगा के क्यू बाय ए से लेके P तक का डिस्टेंस यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसका क्या आ जाएगा डायरेक्शन आ जाएगा बेटा एलोंग P से OQ। अब देखो इसमें कौन बड़ा है तो स्पष्ट है, इट इंप्लाइज मॉड वेक्टर E1 इज ग्रेटर देन मॉड वेक्टर E2, क्योंकि KQ तो है, यहाँ कम से डिवाइड करेंगे ज्यादा आएगा। इट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल के कारण कितना होगा ड्यू टू डाइपोल के कारण बेटा कितना होगा, तो P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मॉड वेक्टर E1 माइनस मॉड वेक्टर E2। और बेटा डायरेक्शन क्या आएगा, तो जो बड़ा वाला है यानी एलोंग OP, O से इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो, तो थोड़ा अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, आप सॉल्व कर दे रहे हैं कितना आ जाएगा स्मॉल के मॉड वेक्टर E1 माइनस मॉड वेक्टर E2, KQ बेटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा KQ हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन एक बार आप जब भी पेज चेंज करें बेटा डायरेक्शन जरूर लिख देना चाहिए एलोंग ओपी। याद रखिए डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग द डाइपोल मोमेंट होगा। अगर इधर है डाइपोल के राइट में है तो क्या आ जाएगा एलोंग ओपी, और लेफ्ट में होगा तब भी उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एलोंग, यानी अगर पी पॉइंट इधर रहता तो एलोंग पी होता। ये याद रखिएगा। फिर
एक्सिस पर एलोंग द डाइपोल मोमेंट होता है। अब इसको अगर बेटा हम सॉल्व करेंगे के क्यू, इसमें आप यहां ले लेंगे एलसीएम आर माइनस एल आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में आर प्लस एल को होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, प्लस 2RL। बेटा ये कट जाएगा, तुम्हारा आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा। फिर आर को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, यानी ये बेटा तुम्हारा कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन वही रहेगा, ये आप बताते चलिएगा। अब यहां देखो Q इंटू 12 को बेटा P रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के Q इंटू 12 को क्या रखेंगे, P, तो कितना आ जाएगा 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। रियल में फार्मूला तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पर, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे आर को, जिसपे तुम्हारा न्यूमेरिकल लगेगा। तो फील्ड एक्सिस पर कितना आया, के यानी 19 इंटू 10 पावर 9 लेंगे, स्मॉल के का वैल्यू 2PR अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको बेटा थोड़ा सा हम आगे करते हैं, देखिए आप क्या होगा। एक स्टेप इसको आगे ले जाते हैं कि इफ आर इज वेरी लेस देन एल, अगर बहुत छोटा है, डायपोल वैसे भी डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, तो आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, सॉरी एल इज वेरी लेस देन आर, डायपोल के लेंथ का आधा, यानी इफ एल इज वेरी लेस देन आर इट इंप्लाइज, अब एल स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा क्या आ जाएगा, उस स्थिति में हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, ई जो आएगा स्मॉल के 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर लेंगे, आर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक आर कट जाएगा, तो बेटा हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारा फार्मूला आ जाएगा के इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू स्मॉल के 2P बाय आर क्यूब। यही एक्सिस पर फील्ड होता है, 9 इंटू 10 पावर 9 2P बाय आर क्यूब। डायरेक्शन लास्ट में आप जरूर लिखिएगा एलोंग द OP, यानी एलोंग द डायपोल मोमेंट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, डायपोल के चार्ज प्लस Q के कारण निकाला, माइनस Q के कारण निकाला। प्लस Q के कारण फील्ड अधिक है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट क्या होता है, बड़े वेक्टर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम वैल्यू रखते चले गए, तुम्हारे सामने है। तो हमारा फील्ड कितना आ गया एक्सिस पर, के 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब देखो एल को आर की तुलना में यानी एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किए हैं, तो के 2P बाय आर क्यूब यानी 9 इंटू 10 पावर 9 2P बाय आर क्यूब, ठीक है। इस तरह जो है एक्सिस पर डायरेक्शन लिखना मत भूलिएगा। अब इन इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक्सिस इक्वेटोरियल में से अक्सर देखते हैं पूछ देता है। 3 यहां से इंपॉर्टेंट आप जरूर पढ़िए फील्ड वाले में एक क्या पढ़ेंगे, डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्सिस और ब्राडान को ही इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं। फील्ड को जरूर देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट वाला हम लोग देखते हैं। मान ले रहे हैं ये डाइपोल है, ये हमारा बेटा डाइपोल है, अब यहां देखो ये डाइपोल है, ये चार्ज मान लीजिए आप माइनस Q है और ये प्लस Q है, इसका डायरेक्शन हो गया, इस सेंटर है। अब तुमको हम कह रहे हैं कि यहां हमको फील्ड बताओ, इस पॉइंट पर बताइए। यहां मान लेंगे P पॉइंट है, Q0 मान लेते हैं। अब देखो होगा क्या, थोड़ा फिगर आपको कायदे से बनाना होगा। अब यहां देखिए इस पॉइंट पर हमको निकालना है, माइनस Q क्या करेगा, खींचेगा। अगर हम माइनस Q के कारण मान लें, E1 मान लें, ये डायरेक्शन, प्लस Q क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, प्लस Q के कारण ये डायरेक्शन आ जाएगा।
प्लस क्यू के कारण E2 मान ली। अब यहां डायरेक्शन देखिए, अगर हम ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, बेटा ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, क्योंकि अगर ये हमारा लेंथ, देखो ये लेंथ कितना है, हम r डिस्टेंस पर निकाल दें, ये हमारा r डिस्टेंस है, ये कितना आ जाएगा, डायपोल का पूरा लेंथ हम लोग क्या मानते हैं 12। अब 12 डायपोल का लेंथ है तो ये क्या हो गया l, ये भी क्या हो गया l। अब ये l है, ये r है, ये आ जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये भी लेंथ आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, ये तुम लोग जान रहे। अब देखो E1 E2 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल चार्ज, किसी के कारण आप निकालिए, माइनस क्यू प्लस क्यू कोई भी ले लीजिए, ड्यू टू डायपोल चार्ज माइनस कितना आ जाएगा, E1 माने हम लोग यहाँ पर, किसी के कारण E1 किसी के कारण E2 मान लीजिए, कितना आ जाएगा स्मॉल के क्यू बाय, यहाँ डिस्टेंस कितना है -2 से P पॉइंट का बेटा डिस्टेंस कितना है, -2 से P पॉइंट का डिस्टेंस है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के क्यू बाय r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, रूट में है, हट गया। डायरेक्शन तुम्हारे सामने है, डायरेक्शन यहाँ क्या आ रहा है बेटा, डायरेक्शन आ रहा है एलोंग PO। तो यहाँ देखिए वहां अपोजिट था, यहाँ ये चीज नहीं है, एलोंग PO, P से होगी, और सेम आ जाएगा सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल चार्ज प्लस क्यू के कारण क्या आएगा, तो E2 लेंगे, E2 बेटा कितना आएगा, सेम चीज आ जाएगा के क्यू बाय डिस्टेंस वही है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा। डायरेक्शन बेटा क्या आ जाएगा, एलोंग P से, अगर हम इस पॉइंट को नाम रख दें, यहाँ PO नहीं, सॉरी, यहाँ डायरेक्शन है P से A की ओर, यानी एलोंग PA था, यहाँ क्या आ जाएगा एलोंग BP, एलोंग BP, B से P की। अब यहाँ सेम वैल्यूज है तो कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर सेम वैल्यूज पर है तो उनके बीच का एंगल यहाँ दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, सबसे आसान तरीका है, वेक्टर से भी निकाल सकते हैं कि अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यानी cos 2 थीटा, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसान तरीका है, देखो E1 को डिवाइड करो, इधर क्या आ जाएगा बेटा E1 sin थीटा, और इधर क्या आ जाएगा E1 cos थीटा। इसी तरह इसको डिवाइड करो, ये क्या आ जाएगा E2 sin थीटा, इधर क्या आ जाएगा बेटा E2 cos थीटा। अब मॉड वेक्टर E1 इज इक्वल टू मॉड वेक्टर E2, सिंस मॉड वेक्टर E1 दैट इज इक्वल टू मॉड वेक्टर E2, इट इंप्लाइज E1 sin थीटा, या इट इंप्लाइज करके इसको लिख देंगे बोर्ड में भी, इट इंप्लाइज E1 sin थीटा will cancel the effect of one another, एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देगा। Hence इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is given by, अब क्या करेंगे बेटा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा को काट दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया हमारा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो P पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं
जो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बेटा ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो दोनों के वैल्यू सेम है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। तो यहां से हमारा बेटा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ गया, डायरेक्शन तुम्हारे सामने है, डायरेक्शन एक बार लिख दे रहे हैं, लास्ट में लिख देना, यहां लिख दो अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट या एंटी पैरेलल टू बी, अब दोनों लिख सकते हैं फिगर के आधार पर, एंटी पैरेलल टू ए बी, एंटी पैरेलल टू ए बी लिख दो या पैरेलल टू बी ए लिख दो, एंटी पैरेलल टू ए बी के एंटी पैरेलल है, यानी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो इस तरह हमारा बेटा पी पॉइंट पर फील्ड कितना आ गया, ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा यानी 2 cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू रखेंगे, cos थीटा का क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी L बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। तो हमारा यहां आ गया कि Q इंटू 12 को क्या रखेंगे, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, 1 प्लस 1/2। ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के यानी 9 × 10 पावर 9 एयर के P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। और डायरेक्शन आपको लिखना ही होगा एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, या क्या लिखे हम लोग, एंटी पैरेलल टू ए बी, यानी ब्रॉड पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट होता है। इस तरह हम लोगों का बेटा ये आ गया ब्रॉड पर। अब यहां देखिए पुनः वही चीज, सिंस L is very less than R, it implies R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐड भी करेंगे तो उतना ही होगा, इज अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज आर स्क्वायर, हैंस कितना आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर लेंगे, पावर कट जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया, के पी बाय आर स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर रहेगा बेटा, यहाँ आर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर कटेगा, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर पावर 3/2 स्क्वायर कट गया यानी आर क्यूब। ये याद रखिएगा, एक्सिस के ठीक सेम डिस्टेंस पर एक्सिस पर जितना होता है उसका आधा होता है। अब यहां आप लिख देंगे एंटी पैरेलल टू ए बी, यानी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। इस तरह हमारा जो है ये ब्रॉड का पूरा प्रूफ हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, -q चार्ज के कारण निकाला, +q के कारण निकाला, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। अब देख लिया दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एंगल अलग है, तो हमने उसको कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कट गया, एलोंग वाला ऐड हो गया, दोनों को हमने ऐड किया, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन था हमने उसको कर दिया। पूरे चैप्टर में Q × 12 को P रखेंगे। इस तरह हमारा ये ब्रॉड वाला प्रूफ हो गया जो कि इंपॉर्टेंट प्रूफ था। अब एक आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा समझ लो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा 60 में अब देखें, न्यूमेरिकली देखें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम लोग फाई से डिनोट करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है, क्या चीज होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेटा, पूछने वाला भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए। इन केस अगर आ जाता है, इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप लिख ले जाओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डेफिनेशन के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा एरिया वेक्टर क्या चीज है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड। जैसे यहाँ का एरिया वेक्टर बेटा ये होगा, बाहर की ओर होना चाहिए। कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग बाहर की ओर, प्लेन पर परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर होता है। अब मान लो यहाँ फील्ड अगर सरफेस की जो ये है वेरिएबल है, उस स्थिति में इसको आप ये भी फार्मूला याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये क्या हैगा, तो ई डी एस का हम पूरा क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, वेक्टर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से लेके एस तक। किसी भी सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो ई डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके एस तक। तो आपको बेटा ये फार्मूला भी क्लियर रहना चाहिए। हमने बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आपको 3 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आप उसको तैयार करके जाइए। निश्चित रूप से आप बोर्ड में क्वेश्चन करके आएंगे। आपको मेरी ये बात जो है, जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा आपको समझ में आएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्या बोले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ। उसके पहले गुलाम स्लॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को आप देख लीजिए, वो देखना ही देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी cos थीटा, उसके स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देख लीजिए। दूसरे नंबर पर आप डाइपोल के एक्सिस और ब्रॉडबैंड पर फील्ड देखिए। और तीसरे नंबर पर इसमें कुछ टॉपिक जानबूझ के बेटा छोड़ दिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसको देखने का आपके पास टाइम नहीं है। अब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बता रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है वो गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। गॉस थ्योरम क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। याद रखिए, कोई तुमसे पूछे व्हाट इज गॉसियन सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस इज गॉसियन सरफेस। कोई भी जो काल्पनिक क्लोज्ड सरफेस है उसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रल, इसको हम लिख देते हैं बेटा। गॉस थ्योरम है क्या चीज, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू any hypothetical closed surface integral of electric field intensity passing through any hypothetical closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosing through the surface, इसको शॉर्ट में भी, इजी वे में भी आप थोड़ा कह सकते हैं। थोड़ा सा कठिन शब्द हम दिखा दिए एक तरह से। एनसीईआरटी या बुकों में आप ऐसे ही शब्द देखिएगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लूडिंग द सरफेस। बेटा ये क्वेश्चन आना है, मेरी अंतरात्मा कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया हुआ है, आप इसको थोड़ा ध्यान देके जरूर पढ़िए। सरफेस इंटीग्रल यानी सरफेस के हर पार्ट से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो गॉस ने कहा कि 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लूडिंग द सरफेस। आप इसको इजी वे में बोर्ड में ये भी लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपको बता दे रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस जो होगा कितना होगा। तो गॉस ने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा कितना होगा, तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वेक्टर ई डॉट ds, जीरो से लेके एस तक, ये कितना होगा, तो उस सरफेस में जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का बेटा। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज गॉस थ्योरम, प्रूफ इट। आप इसको देखिए, इसका प्रूफ देखो बेटा कितना है, इसका प्रूफ आप देखिए किस ढंग से हम लोग करेंगे, एकदम आसान ढंग से कर देते हैं आपका प्रूफ। देखिए ये हम मान लेते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हम ये मान लेते हैं कि हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हमारा स्फेरिकल बेटा गॉसियन सरफेस है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है। अब इसमें अगर चार्ज देखो, किसी भी स्फीयर में अगर चार्ज होता है कैलकुलेशन के लिए बेटा कहां मानते हैं, सेंटर पर। कहां मानते हैं, सेंटर। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप यहां देखिए क्या बोला है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। बेटा इसके कारण अगर हम यहां पर कोई भी एरिया वेक्टर काटे, तो मान लीजिए ये हमारा एरिया वेक्टर है, ds काटे हैं, एरिया वेक्टर बेटा क्या होगा, हमेशा एरिया वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउटवर्ड होता है। ये हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा इस ds का, और इस ds से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा बेटा उसका भी डायरेक्शन तो यही, क्योंकि यहां q चार्ज हमने माना है, इस जो गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने माना है, उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, q चार्ज। हमको दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन, यही तो प्रूफ होगा। ये गॉसियन हमने मान लिया कि लेट ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कॉन्टेनिंग चार्ज q ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस बेटा हम लोग क्या मान ले, इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। यानी इतना तुम मान लोगे एक लाइन की, लेट एक लाइन आपको लिखना है, बहुत आसान ढंग से प्रूफ बता दे रहे हैं। देखिए लेट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r containing चार्ज q। ये हमने मान लिया, लेट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r containing चार्ज q है। अब देखिए क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, वेक्टर ई ds का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वेक्टर ई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर बेटा फील्ड क्या होगा, q बाय r स्क्वायर। यहां डॉट लगेगा, ये डॉट है, ठीक है, ds का इंटीग्रेशन है, सॉरी 1/, यानी e इतना हो गया ds। अब cos थीटा बेटा कितना आ जाएगा, e डॉट ds है, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos 0 डिग्री वैल्यू को, क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है यहाँ पर वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बता रहा है, एरिया वेक्टर भी q चार्ज के कारण किसी भी स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी होता है पॉइंट पर सरफेस के प्लेन पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां हमारा कितना आ गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा e ds, वेक्टर e डॉट ds, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड को रख दिया। अब ये डॉट जो बेटा है, ये जो हमारा डॉट है, ये डॉट अब नहीं है, इनटू अब हो गया, क्योंकि हमने केवल वैल्यू पुट कर दिया है। ये हमारा हो गया e ds और वेक्टर e डॉट ds, यानी e ds cos 0 डिग्री हो गया। अब ये देखिए इसमें जो कांस्टेंट है बाहर करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, यानी हमारा क्या आ गया ds, और cos 0 का वैल्यू 1। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके s, 0 से लेके s
तो एस हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा कितना आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा वैल्यू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस का इंटीग्रेशन बेटा एस हो जाएगा 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हम रखेंगे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 4 पाई आर स्क्वायर माइनस यानी 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा 4 पाई कट जाएगा। इस तरह बेटा हमारा कितना आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ हो गया हमारा गॉस थ्योरम। एकदम आसान ढंग से आपको प्रूफ कर दिया ना, मान के लिए है। व्हाट इज गॉस थ्योरम, प्रूफ इट। ये 3 नंबर के बेटा क्वेश्चन है, ये आपके सामने हमने प्रूफ कर रखा है, आप देख लिए हैं। कुछ करना नहीं है, ई का वैल्यू रख देना है, ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ई डीएस का 0 आपके सामने इसका प्रूफ है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया है। इस तरह हमारा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बेटा समाप्त हो गया। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। चार्ज शीट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 3 है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, कोई भी चार्ज शीट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी चार्ज शीट के कारण। लेकिन याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, यहाँ इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट यानी इनफाइनाइट लॉन्ग कर दिए है चार्ज शीट को। देखिए ये बता रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग। ये हमारा चार्ज शीट है, चाहे पॉजिटिव होगा तो अवे होगा, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स होगा। एप्लीकेशन भी कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज गॉस थ्योरम, प्रूफ इट। कई बार देते हैं व्हाट इज गॉस थ्योरम, गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट। ये हमारा चार्ज शीट है। चार्ज शीट का बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा। क्या है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। इसको आप देखिए। अब इसके कारण हमको मान लो यहाँ फील्ड पूछा जा रहा है, ये तो तय हुआ कि यहाँ पर फील्ड क्या होगा, अभी होगा। तो चार्ज शीट अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स होगा। हम बेटा करेंगे क्या, हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चार्ज शीट से मान लो यहाँ चार्ज शीट से जो है ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, इधर भी तो ये इधर वाला तो बेटा इसको थोड़ा ऐसे दिखा देंगे, अच्छा रहेगा। अब ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे दिखाएंगे। ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब इधर आप ऐसे ही दिखा दीजिए, उतने ही डिस्टेंस पर यहां भी दिखाइए। ये हमने काट लिया है। अब यहां क्या होगा बेटा, अगर हम मान लें ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही आएगा इस एरिया पर, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी एरिया वेक्टर ds भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब इसमें कितना है, ये ds है, इसमें चार्ज कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहां आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो याद रखिएगा इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप एक बार लिख देंगे। क्या चीज लिखेंगे कि वेक्टर ई डॉट ds, गॉस ने क्या बताया 0 से लेके s तक q बाई एप्सिलॉन। अब यहां देखिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान लिया है, सिग्मा मान लिया। अब यहां ई ds, ये तो बेटा यही आ जाएगा। ई ds तुम करोगे ये जो ई ds होगा, तो ई ds
ई डी एस कास जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर है। लेकिन जीरो से एस, कहां से कहां तक, जीरो से लेके एस। अब यहां क्या आ जाएगा, एस मतलब पूरे चार्ज शीट उसके अंदर चला जाए। ये डीएस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि चार्ज शीट पूरा उसके सेंटर पे आ जाए, यानी वो चार्ज शीट का जितना एरिया है उतना हो जाए, पूरा चार्ज शीट उसके सिलेंडर उसके चला जाए अंदर। यानी ये कैप जो सिलेंडर का है और बॉटम बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। क्यों कितना आ जाएगा, क्यों कितना आ जाएगा, इनक्लोज्ड कितना होगा, क्यों कितना आ जाएगा, सिग्मा और सिग्मा इंटू एस हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो ई हमको निकालना है, ई क्या करना है, निकालना है। ds का कास 0 ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, जीरो से लेके s चलेंगे। एक चीज यहां पर अब देखना होगा, एक चीज हमको बेटा क्या देखना होगा कि ई ds इधर का और ई ds इधर का, दोनों तरफ का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा बेटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू इधर पूरा गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, इधर का भी और इधर का भी, दोनों तरफ का हम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जीरो से लेके s 2 इंटू इतना, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, कैप का पूरा एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ गया, 2 इंटू ई इंटू एस, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस को काट दीजिए, ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट के कारण बेटा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एकदम आसान प्रूफ है। हमने एक डीएस एरिया मान लिया, डीएस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, जिससे ये पूरा इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट सिलेंडर के अंदर चला जाए, तो इधर का ई इंटू एस और इधर का ई इंटू एस, तो टोटल हमारा एरिया आ गया 2 इंटू इतना, दैट इज 2 इंटू एस। अब आपके सामने है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर भी आता है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर भी देता है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर भी देता है। बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज गॉस थ्योरम, 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज गॉस थ्योरम 1 नंबर हो गया, गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर, तो कैसे करेंगे, ये हमारा मान लेते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग है, थोड़ा आप इसको जो है बीच बीच में ऐसे ऐसे कर दीजिए। इनफाइनाइट लॉन्ग है, चलिए ये आपको इनफाइनाइट लॉन्ग ये दिखाना होगा। इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा मोटा बना देंगे बेटा। इसका बेटा हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं और ये पॉजिटिव मान के हम चलते हैं। What is Gauss theorem? Give the expression for electric field intensity due to infinite long state wire या स्टेट कंडक्टर। तो ये स्टेट कंडक्टर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप इसका लैम्डा मान लीजिए, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा लैम्डा है। अब इसके कारण तुमको मान लो यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इससे आर डिस्टेंस पर क्या करेंगे, हम एक सिलेंडर इसमें से काटेंगे, ये हमने सिलेंडर काट लिया है। अब यहां देखो, जो सिलेंडर का कैप पोर्शन है, कैप पोर्शन पर कहीं भी अगर हम निकालते हैं तो ये कैप पोर्शन पर बेटा क्या है, कैप पोर्शन पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में।
हर जगह यही रहेगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है बेटा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे सामने है इस डायरेक्शन में। हर जगह ऊपर नीचे कहीं भी अगर हम देखेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है, यहां जब भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। तो जो बॉटम और कैप दोनों जो पोर्शन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री है हर जगह, यहाँ भी नीचे भी। तो कैप पोर्शन से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि ईडीएस खास 0 हो जाएगा। लेकिन कर्व पोर्शन पर कहीं भी अगर तुम देखोगे तो कर्व पोर्शन पर देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। एक हमने सिलेंडर खींच लिया, सिलेंडर के एक्सिस पर ही चार्ज को माना गया। इस तरफ भी अगर देखोगे तो तुम्हारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का यही स्थिति रहेगा। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन। अब यहां क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, उसी का एप्लीकेशन है। एक लाइन आपको ये लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि ईडीएस जो होगा किसी गॉसियन सरफेस का, जो ईडीएस होगा टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसमें टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां देखो दो चीज आएगा, एक आ जाएगा कैप का वेक्टर ई डॉट डीएस, ठीक है, प्लस एक किसका आ जाएगा, बॉटम का। ना अच्छा रहेगा इस ढंग से अगर आप दिखेंगे तो वेक्टर ई डॉट डीएस प्लस किसका आ जाएगा बेटा, कर्व्ड का। ठीक है, अब कर्व्ड का सरफेस कैप का मान लीजिए एस मान लेते हैं, एरिया 0 से एस मान लेते हैं। कर्व्ड सरफेस का एस क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है 2 पाई आर एल। हमने यहां मान लिया है सिलेंडर का लेंथ, हमने क्या मान लिया, सिलेंडर के लेंथ को हम बेटा एल मान लेते हैं। इस सिलेंडर का ये लेंथ एल है, रेडियस तो ही आर हो जाएगा। ये लेंथ हम मान लेते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, हमने एल लेंथ का उसमें से सिलेंडर काटा है तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। एल सिलेंडर का लेंथ है, आर उसका रेडियस। वेक्टर ई डॉट डीएस, गॉस ने क्या कहा, किसी सरफेस का टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसमें चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। इसका बेटा देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा माना है, तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पर यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, तो लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। एल लेंथ बन गई। ये देखो ये 0, ये भी 0, क्यों, क्योंकि ईडीएस कास 90, इसका वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ईडीएस कास 0 से लेके 2 पाई आर एल, दैट इज क्यू के स्थान पर बेटा क्या आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। यानी क्या आ गया, ई बाहर हो जाएगा, यूनिफॉर्म है। डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा एस हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर एल, कास 0 1 है, दैट इज लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा हमारा कितना आ गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा बेटा आ गया यहां से ई एस के स्थान पर 2 पाई आर एल माइनस 0, दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। यानी 2 पाई आर एल है तो 2 पाई आर एल यानी कितना आ गया बेटा, ई इंटू 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। एल से एल बेटा कट गया, तो ई हमारा कितना आ गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लैम्डा बाय 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के कारण ये स्टेट वायर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What is Gauss theorem? Give the expression for electric field intensity due to infinite long state part.
ये बोर्ड के हिसाब से आपको हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारे चीजों को बता दिए हैं। अब बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल हमने अभी बता रखा है, और कुछ आप देख लीजिए। आपका 60 से 65% तक तो केवल थ्योरी आएगा, 30 से 35% आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें 1 नंबर के भी होंगे, 2 नंबर के भी होंगे, 3 नंबर के भी होंगे, 5 नंबर के भी होंगे। तब देखिए आप 2 point charges Q and Q are separated by distance r. If the air is replaced by a dielectric of medium K, how does the force change? फोर्स कैसे चेंज कर जाएगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर मीडियम में हम रख देंगे, अभी आपको जस्ट बताया है कि F एयर अपॉन F मीडियम, क्या बताएं, ये क्या हो जाता है? एप्सिलॉन r हो जाता है। या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ के बोला, भी बोले भी थे कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, के भी कहते हैं, दैट इज के। एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, यानी एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल के, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, तो बेटा एफ मीडियम हमारा कितना आ जाएगा, एफ मीडियम कितना आ जाएगा, एफ एयर बाय एफ जितना एयर में है अपॉन के, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के टाइम्स मीडियम में जाकर के डिक्रीज कर जाएगा। 2 point charges Q are separated by distance r. If the air is replaced by dielectric medium K, how does the force changes? Force will decreases by K times. आप यही लिख देंगे, बहुत ज्यादा आप यहाँ जो है इसको कर सकते हैं कि एयर में कितना था, 9 × 10⁹ Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर अपॉन K। डायलेक्ट कैपिटल के है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, यानी एक लाइन आप यहाँ लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस बाय K टाइम्स डिक्रीज कर जाए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बोले भी थे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन falls to a distance 1.5 centimeter in uniform electric field 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल क्या हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का है। इलेक्ट्रॉन falls to a distance 1.5 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब भी गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, हम आपको फिगर भी बना दे रहे हैं, हालांकि फिगर का कोई यहाँ काम नहीं है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और उसका वैल्यू दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना दिया है, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण गिरेगा, कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड केवल हमने लिखा है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन आएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F यहाँ आया E × E, M × A, दैट इज E × E। यहां से देखो A कितना आ गया बेटा, E × E/m। ये इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन रहेगा जब गिरेगा, कितना गिरा है, 1.5 सेंटीमीटर, हमको S दिया है 1.5 सेंटीमीटर, S का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल पूछ रहा है, मोशन के इक्वेशन से हम लोग निकाल लें, किससे निकालें, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t²। टाइम ऑफ फॉल पूछ रहा है, S तुमको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर दो, अच्छा रहेगा, 10⁻² मीटर। सब चीज ऐसा ही में करना चाहिए, ये मीटर हो गया। फॉल कर रहा है यानी u0, जब भी फॉल करना शुरू किया u0, 0 × t दैट इज 0 प्लस हाफ a के स्थान पे रख दो E × E/m × t²। यहां से बेटा हमारा t कितना आ जाएगा, इसको हमको निकालना होगा, हाफ E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, E का वैल्यू E तुमको दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो 2 × 10⁴ हो गया। m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम × t²। अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, यहां से हमारा t कितना आ जाएगा, तो t हमारा आ जाएगा, t का वैल्यू
1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 9.1 10 पावर माइनस 31, ठीक है, अपॉन 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 पावर 4। 2 से 2 को काट दो, 2 से 2 को हमने काट दिया है। अब यहां हमारा बच गया है कितना, 10 पावर माइनस 19, देखो 1.5 इंटू 9.1, ठीक है, अपॉन 1.6। अब ये देखो 10 पावर माइनस 15 ऊपर जाएगा प्लस 15, 10 पावर माइनस 16 माइनस 2, ये रूट में हो जाएगा हमारा सब। टी स्क्वायर था तो टी रूट में हो गया, तो टी हमारा यहाँ कितना आ गया, अंडर रूट में हो जाएगा कितना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 तो माइनस 15 माइनस 16 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 15 यानी माइनस 16 माइनस 18, ये बचा तुम्हारा कितना, माइनस 18। अब इसमें से सब बाहर निकलेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, 16 है, ये 15 एक डेसिमल को हटा देंगे, हमारा 1/4 निकलेगा। 9 पॉइंट अभी हमारा बच कितना गया, इसको भी निकाल दीजिए, 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा माइनस 18 का, रूट में कितना रहेगा 15 इंटू 9.1। हम इसको अप्रॉक्स बटा ले रहे हैं, टी का अप्रॉक्स वैल्यू निकाल दे रहे हैं, लगभग कितना आ गया ये 10 पावर माइनस 9 अपॉन 4। आज देखो इसको 15 को 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, यानी अप्रॉक्स में ये 12 आ जाएगा, 3 और 4, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना आ गया, इट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। ये टाइम ऑफ फॉल हो गया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास इनटू ई बाय एम, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट चलिए, बोर्ड में इसी टाइप का आपको आएगा, कोई यहाँ आईटी और नीट क्या पेपर नहीं देने जा रहे हैं, हालांकि नीट में भी बहुत आसान पूछता है, थोड़ा बहुत आईटी में लगता है। An electric dipole with a dipole moment 4 into 10 power minus 9 coulomb is aligned at 30 degree with the uniform electric field of इतना न्यूटन पर कूलम्ब। Calculate the magnitude of torque। एकदम आसान है बेटा, टॉर्क पूछा जा रहा है। अभी आपको हम बताए थे P E sin थीटा, कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, बेटा डाइपोल मोमेंट दिया है, डाइपोल मोमेंट यूनिट याद रखिएगा, कूलम्ब इंटू मीटर, सही है, ऐसा यूनिट है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम्ब इंटू मीटर। ई का वैल्यू न्यूटन पर कूलम्ब होना चाहिए, ई कितना दिया है 5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब, 5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब, वेरी गुड। साइन थीटा बेटा कितना है, 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है, कितना आ गया 4 इंटू 10 पावर माइनस 9, 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 और प्लस 4 यानी माइनस 5, इसको हम लिखते हैं इंटू 5 साइन थीटा बेटा 1/2 काट दीजिए, कितना आ गया 5 टू जा 10 यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 5 यानी कितना आ गया 1 इंटू 10 पावर माइनस 4। यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एकदम सीधा सीधा। बोर्ड में एक तो आपका 35% न्यूमेरिकल आएगा, जो भी आएगा बहुत आसान रहेगा। इसके बाद के लेसन में टाइम कम है, तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते चले जाएंगे, आप उसको पढ़िए, जितना संभव हो पा रहा है तुम्हारा रिवीजन कर दे रहा है शॉर्ट टाइम में। अब देखिए इसमें ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E into 10 power 3 आई कैप है यानी एक्स के लॉन्ग है, पासेस थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन वाइजेड प्लेन। अब तुम खुद देखो, प्लेन पर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, अगर प्लेन वाइजेड में है तो प्लेन पर परपेंडिकुलर किधर आ जाएगा, एक्स में। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा तुमको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10 पावर 3 आई कैप यानी एक्स के लॉन्ग। अब स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया बेटा क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, प्लेन वाई जेड में है, एरिया वेक्टर एक्स में आएगा, प्लेन एक्स वाई में होगा, एरिया वेक्टर जेड में आएगा, प्लेन
ZX में होगा, एरिया वेक्टर Y में। तो प्लेन YZ में है, प्लेन पर परपेंडिकुलर, यानी इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, x के अलोंग। क्या आएगा बेटा, x के। कितना हो गया, 10 पावर -1 उसका स्क्वायर यानी 10 पावर -2 I कैप। SI यूनिट याद रखिए, हमेशा SI में करना। सेंटीमीटर में साइड है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा। अब तुमको फ्लक्स पूछ रहा, पासेस थ्रू स्क्वायर साइड इतना, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 5। दोनों सेम हो गया। E डॉट ds, वेक्टर E डॉट ds, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में आप कीजिए, वेक्टर E डॉट s। कितना आ गया बेटा, हमने E डॉट s किया, E डॉट s हमारा कितना आया, E का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 3 I कैप डॉट s कितना है, 10 पावर -2 I कैप। अब यहां देखो 5 इंटू 10 पावर +3 -2 यानी 5 इंटू 10 हो जाएगा I डॉट I। आप पढ़े होंगे I डॉट I दैट इज J डॉट D दैट इज K डॉट K दैट इज 1 होता है। याद रखिए I डॉट I का वैल्यू बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, 1, यानी केवल स्केलर फॉर्म में अपने आप आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आएगा, यूनिट लिखना बेटा मत भूलिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन था बेटा। An infinite line charge produces a field of, अभी जस्ट infinite line charge या infinite state वार के कारण एक ही चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। An infinite line charge produces a field of 9 to 10 power 4 Newton per coulomb at a distance 2 centimeter. Calculate the linear charge density. आपको linear charge density पूछा जा रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कीजिए। E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय। अभी के की है, के का वैल्यू हमने वहां से नहीं रखा, अभी देख लेते हैं बेटा। यही चीज आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10 पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 18 इंटू 10 पावर 9। लैम्डा, लैम्डा तुमको पूछा जा रहा है कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 9 इंटू 10 पावर, सब एसआई में आपको रखना है। अब यहां से आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, 9 से इसको काट ही दीजिए, 2 बार में कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो तुम्हारा लैम्डा यहां से बेटा कितना आ गया, 1 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 10 पावर 9, 10 पावर 4 अपॉन 10 पावर 9 यानी कितना आ गया, 1 इंटू 10 पावर -5 कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ये हमारा बेटा लैम्डा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज बेटा हम लोग देखते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर के कारण जो आप हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको देखते हैं क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, यही चीज आया हुआ है। ठीक है, इस तरह हम लोग पूरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हमने देख लिया है। जितना मैं आपको बताया हूं इसमें से श्योर क्वेश्चन आएंगे, आप इतना ही रिवाइज करके जाइए, मेरी गारंटी है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन 100% करके आएंगे, आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे बेटा। नेक्स्ट फिर हम लोग मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए फिर अब एक नया आपका हम डिवीजन करंट इलेक्ट्रिक्स, ये आपका जो है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला लेसन है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद बेटा।